welcome back to my channel Tanya Singh, and today we are going to continue the chapter Constitutional Design Class 9th Political Science part 3rd of the video. And today our topic is Constitution Making of India. But before we start, let me tell you that आपको इस चैप्टर के बहुत ही शॉर्ट नोट्स फॉर द क्विक रिवीजन ड्यूरिंग द एग्जाम्स 5 to 10 मिनट्स में आपकी रिवीजन हो जाएगी। वो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए एंड सीधा आप चैनल पे पहुंच जाइए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो बिफोर आई से दैट कि यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में सारे मेन पॉइंट्स लिखे हैं, जिसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। सी, अगर आप नोट्स बनाते हैं इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, राइट? तभी नोट्स का मतलब ये होता है फॉर क्विक रिविजन। इफ़ यू आर समवन हु इज़ मेकिंग अ नोट्स आउट ऑफ मैं बार बार भी इस चीज़ को रिपीट करती हूँ कि इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स विच आर टू लार्ज, तो इंस्टेड गो फॉर एनसीईआरटी बुक्स, सीधा डायरेक्टली बुक से पढ़िए, देन दैट इज़ योर कप ऑफ टी। बट इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स दैट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, और ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे 5 to 10 मिनट्स में पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने में। सो आपको एग्ज़ाम में फुली अच्छे तरीके से लिखना है। यहाँ पे सारे शॉर्ट मेन पॉइंट्स लिखे मैंने, बट आपको एग्ज़ाम में फुल ही लिखना है। नाउ पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडिया में क्या ऐसे चैलेंजेस आए थे, क्या ऐसे डिफ़िकल्टीज आई थी। तो 3 डिफ़िकल्टीज थी। पहली, ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ऑब्वियसली इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री, और उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना विद सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, किसको कम। सो दिस इज़ देयर। सेकेंड थिंग इज द पार्टीशन एंड द कम्युनल वायलेंस। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जब बन रही थी, बीच में ही पार्टीशन हो गया था, एंड फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसको भी हम लोगों को डिवाइड आउट करना पड़ा था। सो दैट इज़ वाई ये भी एक चैलेंज था, पार्टीशन, और उसके बाद जो कम्युनल वायलेंस हुआ था, और इतनी बुरी सिचुएशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इज ऑब्वियसली अ क्रेडिट गोज टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। थर्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। थर्ड प्रॉब्लम हमारी इंडिया की ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ये आई कि जब ब्रिटिशर्स गए, तो ब्रिटिशर्स के प्रोविंसेस में, या जब ब्रिटिश राज चल रहा था, यहाँ पे 2 टाइप की स्टेट्स होती थी। कुछ तो ब्रिटिश स्टेट्स होती थी जो कि मतलब कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ही होती थी। कुछ ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स होती थी जो पूरी ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं होती थी, कुछ ऑटोनॉमी होती थी उनके पास, कुछ अलग से पावर होती थी। अब उन प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश ने ऑप्शन दिया कि वो आपकी मर्जी है कि आप इंडिया की तरफ जाएँ, या आप पाकिस्तान की तरफ जाएँ, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहें। अब उनको इंडिया में इंटीग्रेट करना था, जैसे कि अभी जो हमारा राजस्थान है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे पहले ये प्रिंसली स्टेट्स थी ना। तो ऑब्वियसली इन सबको ज्वाइन करना, सारी स्टेट्स को उन्हें मनाना, दैट वाज आल्सो अ टास्क इन हैंड। तो ये 3 मेन चैलेंजेस थे। अब देखते हैं, चैलेंजेस तो थे बट कुछ एडवांटेजेस भी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के। तो 3 एडवांटेजेस यहाँ पर भी 3 थे। फर्स्ट, बैकग्राउंड कंसेंसस ऑन द कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अ नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो जो बैकग्राउंड कंसेंसस है, या कुछ जो है हमें ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ा जैसे बाकी कंट्रीज़ को करना पड़ा, क्योंकि कुछ एक वैल्यूज़ जो है वो हमारी ऑलरेडी, जब हम नेशनल स्ट्रगल, इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमने लड़ाए, तो उसी दौरान सम ऑफ द वैल्यूज़ हमने एक कंसेंसस बना लिया था सबने मिलकर कि हाँ, हमें इक्वलिटी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो ये सब पहले से ही बन गया था, तो इसके लिए अलग से हमें सोचना नहीं पड़ा। बट कुछ जो है एक कंसेंसस बिठाना, कंसेंट बिठाना लोगों के बीच में, वो पहले ही थोड़ा सा काम हो चुका था हमारे इंडियन नेशनल स्ट्रगल के दौरान। इसको पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन नाम से आपकी बुक में दे रखा है ये टॉपिक। 1928 में नेहरू कमेटी ने जो है अपनी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था। एज फार एज लाइक बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, हम लोग इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, 1928 में ही नेहरू कमेटी, जिसके अंदर नेहरू एंड 8 अदर मेंबर्स थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तक बनाकर दे दिया था। 1931 के कराची सेशन में भी जो है ये किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा, जिससे सबने इस चीज़ पे एग्री किया था कि हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए, राइट टू फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ चाहिए। तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लग गए, तो इस पर कोई भी कंसेंट हमें लेना नहीं पड़ा। एवरीवन वाज फाइन विद इट। हमें कंसेंसस बनाना ही पड़ा, पहले से ही कंसेंसस बना हुआ था। सेकेंडली, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ब्रिटिश एरा। तो ब्रिटिश एरा के टाइम पे भी ब्रिटिश लोगों ने जो है इंडियन लोगों को उनके इंस्टीट्यूशंस में, उनके पार्लियामेंट्स में जो भी हमने सीखा है, उनके अंडर रहकर हमने उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे कि अब हमारी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में इलेक्शंस करवाए गए थे 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में। अब उस इलेक्शंस में
जो है इंडियन पीपल इलेक्ट हुए थे, और इंडियन पीपल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम किए हैं, जो उनके पार्लियामेंट्स में या फिर एज अ स्टाफ या गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन ब्रिटिश राज के लिए काम किया है, या फिर उनके इंस्टीट्यूशंस को देखकर भी हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उस चीज़ से सीखा है। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो अप की है, वहीं 1937 के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के थ्रू। तो उन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में काम करने से हमें जो एक्सपीरियंस मिला उसकी वजह से ही हम आगे कर पाए। जैसे आज जो हम पार्लियामेंट का सिस्टम देख रहे हैं, वो पार्लियामेंट का सिस्टम एक्चुअली में हमने जो है ब्रिटिशर्स से सीखा था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, कि वो कैसे करते थे। ओके, सो एक ही एडवांटेज हमारे पास ये भी था कि हमें पता था कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशंस को कैसे वर्क करवाना है। एक्सपीरियंस वी हैव गेन फ्रॉम देम, वो भी हमारे काम आया। वी हैव टू नॉट वर्क अपॉन दैट। थर्ड इज बोरोड फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज। तो हमारे पास ये चांस था कि हम बाकी कंट्रीज़ को देखकर भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों को बोरो कर सकते हैं। जैसे हमने फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन से सीखा इक्वलिटी फ्रीडम, ब्रिटेन से हमने सीखा, यूएस से हमने बिल ऑफ राइट्स सीखा। सो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि बिल ऑफ राइट्स हमने कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है। जो हमारे बिल ऑफ राइट्स, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो आपके 5th चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में है ऑफ दिस बुक। तो बट यहाँ पर इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए कि हमने सिंपली बोरो किया है। इट वाज नॉट जस्ट अ ब्लाइंड बोरोइंग बट सेलेक्टिव बोरोइंग किया है। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस या इंडियन नीड्स को सूट करा था, सिर्फ हमने उसी को बोरो किया है, या फिर उसके अंदर हमें चेंजेस आए थे, हमें चेंजेस लाए। ब्लाइंडली हमने कुछ भी फॉलो नहीं कर लिया, हमने देखा है कि इट विल बी सूटेड टू इंडियन कंडीशन और नॉट। सो दिस वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अब आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, व्हाट वाज द प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है। एन असेंबली ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ऐसी असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जिनको टास्क दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का, तो उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहते हैं। और हमारी कंट्री में भी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। सवाल पूछा जाता है कि क्या ये इलेक्टेड थी, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में यूज़ नहीं किया गया था। दिस शुड बी क्लियर टू वन एंड ऑल। तो ये जो है इसके इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में, विच वॉज इनडायरेक्ट। ठीक है, ये नोट्स में भी अगर आप एडअप करेंगे तो कर लेना, बिकॉज मैंने लिखा नहीं है। फर्स्ट मीटिंग जो है वो दिसंबर 1946 में हुई थी। 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन हो गया था इंडिया का। अब 1946 में तो मिले ही थे, 1947 में पार्टीशन हो गया। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पहले पाकिस्तान के भी लोग थे, मुस्लिम लीग भी थी, लेकिन जब डिवाइड हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी डिवाइड हो गई कंट्री के साथ ही साथ। और अब डिवाइड होने के बाद हमारे पास बचे थे 299 मेंबर्स। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने अपना रिपब्लिक डे 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट पूछा ही जाता है ये तो क्वेश्चन, कि 26 नवंबर 1949 को कभी भी आप प्रीएम्बल देखेंगे तो उसके अंदर भी 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में अडॉप्ट हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन उन्होंने एक्चुअली में एनेक्ट, मतलब कि अब जो है बन तो गया है, लेकिन अब इसको प्रैक्टिस में एक्चुअली में लोग अब इसको फॉलो कब से करना स्टार्ट करेंगे। एनेक्टमेंट मतलब 26 जनवरी 1950 से, और इसको हमने रिपब्लिक डे बनाया। तो ये बहुत पूछे जा सकते हैं कि अडॉप्ट कब हुआ था और एनेक्ट कब हुआ था। ठीक है, तो दिस वाज योर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पूरा जर्नी। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हम ऐसी किसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बुला लिया, उसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, तो हम इसको फॉलो क्यों करें, वाई वी हैव टू फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके पीछे भी 3 रीजन्स हैं। ये शॉर्ट में मैंने शॉर्ट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। So first is based on the broad consensus and legitimate. No government has disrespected it in so many years. Firstly, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऐसे ही नहीं बनाया था, बट बहुत सारे लोगों को के ब्रॉड कंसेंसस बेस्ड था। उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखे, उन्होंने जब भी डिबेट किया है नेशनल इंटरेस्ट को साथ में लेकर सभी लोगों का कंसेंसस जुड़ा, तब हर एक चीज़ पे उनसे कंसेंसस पूछा गया और फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना। और सेकेंडली जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से, आज तक की जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं बहुत ही कम होंगी, और इन अ वेरी लेस केसेस उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया हुआ। अदरवाइज किसी भी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, कुछ मेजर चेंजेस नहीं किए। तो यही एक इस बात का प्रमाण है कि कितना क्रेडिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसको घुमाकर ये भी पूछ सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी पूछ सकते हैं। क्रेडिबिलिटी मतलब कि ऑब्वियसली कितना ट्रस्ट वर्दी है। दूसरा है हाईली रिप्रेजेंटेटिव
दो इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, राइट, कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव था। यूनिवर्सल रिटर्न फ्रेंचाइज यूज़ नहीं हुआ, लेकिन हर एक सोशल ग्रुप, हर एक क्लास को, रिच पुअर, हर एक कास्ट को, सभी को मौका मिला टू बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव बनाने का कोशिश किया गया था इसे, चाहे वो जोग्राफिकली हो, क्योंकि देखिए ये सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से आए हैं। प्रोविंशियल मतलब अलग अलग प्रोविंसेस से आए होंगे, तो हर एक जोग्राफिकली हर एक रीजन रिप्रेजेंट हो गया। उसके बाद इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ज़्यादा मेंबर्स थे। ये भी सवाल पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ एक ही पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी, बाकी तो पार्टीज़ हैं ही नहीं। तो इस पर भी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी उस टाइम पे कि अपने आप में ही वो एक कॉलिशन थी, आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि उसी के मेंबर्स के बीच में डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट व्यूज़ होते थे और कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ भी होते थे। तो उसके उनके ही मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सोचते थे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को कहते थे। कहने को तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ओपिनियंस वाले लोग थे। थर्डली सोशल, सोशल भी बहुत अच्छे से डिफरेंट कास्ट, क्लास, ऑक्यूपेशन, हर एक को जो है रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। थर्ड एंड द लास्ट रीजन इज द सिंपल, ओपन, ट्रांसपेरेंट वर्किंग। जिस वे में उन्होंने वर्कआउट किया है ना, वो भी इनकी क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। हमेशा ओपन रहा, जितने भी डिबेट्स चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, हर एक को चीज़ को डिबेट, क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट हुआ है, वर्ड बाय वर्ड डिबेट की है उन्होंने हर एक वर्ड पर। और ये सब जो है बंद कमरों में नहीं किया गया, इट वॉज़ वेरी ओपन, ट्रांसपेरेंट, पब्लिक वॉज अलाउड टू सी इट, प्रेस के भी ओपन था। और जहाँ तक कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, जितने भी डिबेट, हर एक जो भी पर्सन जो बोलता था, वो सब रिटन में लिखा गया है। 12 बल्कि वॉल्यूम्स हैं उसके। तो सोचिए आप लोग, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है, वो आज भी लिखे हुए हैं और आज भी कभी कन्फ्यूजन होती है तो हम आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। 114 डेज डिलीबरेट किया है टोटल, एंड 2 years 11 month लगे हैं टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोक्सीमेट, ठीक है। एंड इट वाज ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक लाइक बता दिया। फर्स्टली क्या होता था, बेसिक प्रिंसिपल्स डिसाइड किए जाते थे, भी ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा ही जाएगा कि हु वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। फिर ड्राफ्ट उन्होंने बना दिया। अब ड्राफ्ट को पहुंचा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, फिर ड्राफ्ट पे क्लॉज बाय क्लॉज जो है डिबेट्स हुई, डिबेट्स को रिटन में लिखा जाता था, इट वाज ओपन टू प्रेस। तो जिस वे में वर्क किया, उस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्रेडिबिलिटी को हासिल करता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपकी बुक्स में कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं कुछ लोगों की, जैसे कि यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ पिक्चर्स दे रखे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ द कंट्री। सो काइंडली रीड द बायोग्राफी ऑफ दीज ऑल्सो, इट इज़ अ रीडिंग पार्ट एंड नॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो इसलिए you have to read it on your own only. And so that's it for the video. You can get the notes on my Telegram channel. You can like the video if you like it, and you can subscribe to channel if you want more such videos. So that's it for the day. Have a nice day.